हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन पेपर 1 का एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस की रिपीटेशन बहुत बार होती है, क्योंकि काफ़ी छोटा एरिया है, छोटा टॉपिक है, इसीलिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेशन फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके, वो आपके श्योर कवर होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इजी लेवल के होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो सिलेबस है वो इतना वाइड एरिया भी नहीं है, बहुत छोटा एरिया है। सो कम्युनिकेशन में जैसे मीनिंग्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस वगैरह, ये तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, मतलब काफ़ी इजी लेवल पे। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये चीज़ें। और क्लासरूम कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, ठीक। और वर्बल और नॉन वर्बल से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है और रिपीटेशन फॉर्म में भी आता है। उसके बाद बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक। और उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी। और एक क्वेश्चन जो रिसेंटली जो ट्रेंड है उसमें भी एक क्वेश्चन ये वाला आने लग गया है, मास मीडिया एंड सोसाइटी का। तो चलिए, ये हम जो 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये सारा ही कवर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एक क्वेश्चन सीक्वेंस का तो आता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे कह रहा है जो मैसेज जो प्रोसेस होता है, मतलब जो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक, या सीक्वेंस। तो मैसेज या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है उसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है जो एक मैसेज सेंड करे। सेंडर के बाद उसको एक मैसेज चाहिए जो उसने सेंड करना है। मैसेज के बाद उसको क्या करना है, उसने एनकोड करना है, मतलब एनकोड मतलब जो भी उसने टाइप करेगा मैसेज एनकोड करना है। और एनकोड के बाद एक चैनल चाहिए, प्रॉपर चैनल चाहिए, जिस चैनल के थ्रू वो मैसेज प्रोवाइड हो सके। अब ये चैनल फोन भी हो सकता है, कोई रेडियो भी हो सकता है, और कोई टेलीविजन भी हो सकता है, मतलब एक मोड जिससे हमारा कम्युनिकेशन आगे जा सके। उसके बाद ये पहुंचता है रिसीवर के पास, ठीक। रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। और उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, इसको डीकोड करेगा, ठीक, मतलब जो भी उसमें मैसेज था उसको डीकोड करेगा, ठीक। और डीकोड के बाद अगेन क्या देगा, फीडबैक, उसको फीडबैक देगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक। तो इसमें से हम देखते हैं मैसेज सेंडर, ये वाला नहीं हो सकता, मैसेज पहले ही आ गया। उसके बाद सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, रिसीवर बाद में आया है और ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वन सेंडर, उसके बाद मैसेज एनकोड करेगा, रिसीव करेगा एंड डिकोड करेगा। तो थर्ड वन इज करेक्ट। और यहाँ पे अगर प्लस जो नेक्स्ट फीडबैक होता तब भी ठीक होता। एंड क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें 4 चीजें दी हुई हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 एक्सपोजर, नंबर 3 परसुएशन एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो 4 चीजें हम समझते हैं 1 by 1। तो अगर हम समझ लेंगे तो सीक्वेंस अपने आप बन जाएगा। नंबर 1 है इन्फॉर्मेशन, कि सूचना हमने क्या प्रोवाइड करनी है, ठीक। उसके बाद एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या होता है, उसको सोसाइटी में दिखाना। एक्सपोजर होता है मतलब सोसाइटी में उसको पब्लिश करना या फिर उसको पब्लिकली अनाउंस करना। उसके बाद है परसुएशन, परसुएशन क्या होता है, एक प्रोत्साहन, मतलब एक प्रेरणा, मतलब जो हमारा एटीट्यूड चेंज करता है। और उसके बाद है बिहेवियरल चेंज, ओवरऑल चेंज, मतलब जो हमारा बिहेवियर में ओवरऑल चेंज आता है वो। तो यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद उसको हमने पब्लिश करना है, मतलब पब्लिकली करना है। उसके बाद पब्लिकली हो सकता है सपोर्ट मिले, परसुएशन, प्रोत्साहित, जिससे हमारा एटीट्यूड चेंज हो। और फाइनली क्या होगा, बिहेवियरल चेंज। तो जो हमारा फर्स्ट वन है ये बिल्कुल करेक्ट है। और सीक्वेंस का एक क्वेश्चन आएगा श्योर। एंड क्वेश्चन नंबर 3, मैच सेट ए विद सेट बी। सेट ए में दिया हुआ है मीडिया और सेट बी में दिया हुआ है ट्रांसमिशन या फिर जो कम्युनिकेशन है वो। नंबर 1 ऑडियो, जो ऑडियो एक मीडिया है वो क्या है, एफएम। एफएम हम क्या करते हैं, प्योरली ऑडियो बेस्ड होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम उसको बोलते हैं एफएम को। और जैसे इसमें हर्ट्ज पावर पे चलती हैं, जैसे 93.4 एफएम बजाते रहो, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे रेडियो मिर्ची या फिर कुछ और भी नेम्स हैं एफएम रेडियोस के, वो हो गए। तो एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि जो हर्ट्ज पावर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो हर्ट्ज पावर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज पावर तक वेरी करती है फ्रीक्वेंसी, जो एफएम की फ्रीक्वेंसीज है वो, ठीक। और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग। तो हमें फर्स्ट का मिल गया 4, तो हमें फर्स्ट का मिल गया दैट इज 4, ये वाला, ठीक है। तो थर्ड वन अपना राइट होना चाहिए। अगर हमें 3 नहीं भी आते तो भी हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 चीज़ समझ लेते हैं, एक लीनियर कम्युनिकेशन, एक नॉन लीनियर कम्युनिकेशन। देखो लीनियर कम्युनिकेशन है रेखी, मतलब वन साइडेड।
एक आपने मैसेज किया और उसका कोई रिप्लाई आपको नहीं आया, मतलब फीडबैक, उसमें फीडबैक प्रोसेस नहीं है, ठीक। और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते बट इनडायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, ठीक। तो जो एडवर्टाइजिंग है यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली कांटेक्ट है, ठीक। और उसके बाद है इंटरनेट, और इंटरनेट जो है वो चलता है बैंड विथ, मतलब ब्रॉडबैंडिंग। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें, अ बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज यूज्ड फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए यूज होता है, दैट इज ब्रॉडबैंड या बैंड विथ। उसके बाद न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, एक लीनियर कम्युनिकेशन, मतलब इसमें जो फीडबैक लीनियर कम्युनिकेशन में होता है वो काफ़ी फीडबैक या तो काफ़ी क्वाइट डिले होता है या फिर थोड़ा लेट होता है या फिर थोड़ा सा फीडबैक इसमें इंक्लूड होता ही नहीं, ठीक। और तो अपना जो करेक्ट तीसरा है वो अपना करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बार बार रिपीट होकर आता है, या फिर करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, ठीक, दो अलग अलग चीज़ें हैं या फिर सेम ही है, करेक्टरिस्टिक फीचर इसमें पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन जिस वे में आए इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने में मिलेंगी, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फिर टाइप्स क्या हैं या फिर फीचर्स क्या हैं। सो नंबर 1, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियन, बिल्कुल ठीक है, आइडियाज़, फैक्ट एंड ओपिनियन को ही हम शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही चीज़ हमें मिलती है। एंड कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, तो ये एक ना कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब अगर हम इसको देखें कम्युनिकेशन क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है, सेंडर टू रिसीवर, फिर रिसीवर क्या करेगा, फिर फीडबैक देगा जो सेंडर है उसको, ठीक। जो हमने यहाँ पे फर्स्ट में किया था, सेंडर मैसेज सेंड करेगा और लास्ट में क्या होता है, वो फीडबैक देता है, ठीक। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है और उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ सर्कुलर प्रोसेस, ये एक सर्कुलर प्रोसेस भी है, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अब इसके अलावा काफ़ी कुछ सीखने के लिए हैं करेक्टरिस्टिक्स, जैसे आता है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, दैट इज कंप्लीटनेस हो गया, या फिर कंप्लीट एक मैसेज या फिर एक ऐसा फीचर जो टोटली कंप्लीट हमें नॉलेज देता हो या फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हो। उसके बाद मतलब कंप्लीटनेस, उसके बाद जो कर्टसी भी होना चाहिए। कर्टसी का मतलब ये है कि दैट इज कर्टसी, ठीक। अब कर्टसी का मतलब ये है कि जो भी हम मैसेज कर रहे हैं उसको किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, मतलब वैल्यूज कल्चर्स किसी की वो भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और उसके बाद इसमें आता है कॉन्क्रीटनेस, मैसेज ऐसा होना चाहिए जो कॉन्क्रीटनेस जिसमें हो। कॉन्क्रीटनेस क्या होता है, जो मैसेज है टू द पॉइंट हो, ठीक। उसके बाद क्लियरनेस में आपने सुना ही होगा, क्लियरनेस मतलब जो मैसेज है वो क्लियर हो। और करेक्टनेस भी इसका एक फीचर है, करेक्टनेस। तो इतने सारी चीज़ें अलग भी जुड़ी हुई हैं आपके कम्युनिकेशन के अलावा, मतलब कम्युनिकेशन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे 4 उनके अलावा। ओके, फिफ्थ वन इज द टर्म्स ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, मतलब ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नॉन एज, जो ग्रेप वाइन है इसको बोलते हैं अफवाह। जितने भी र्यूमर्स होते हैं ग्रेप वाइन, वो करेक्टरिस्टिक्स किसका है। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि ग्रेप वाइन जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, ठीक। काफ़ी बार पूछा गया है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किससे जुड़ा गया है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। अब इसको समझने के लिए हमें समझना जरूरी है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, एक चैन जिसमें होती है, चैन मतलब या फिर एक हायरार्की ऑर्डर, जिसमें एक ऑर्डर होता है, चाहे वो अपवर्ड ऑर्डर हो चाहे वो डाउनवर्ड ऑर्डर हो, ठीक। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी। अब इसका मतलब क्या है, जो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो मैसेज सबऑर्डिनेट ने दिया है, सबऑर्डिनेट क्या है, कोई लोअर लेवल का है, उसने मैसेज पहुंचाया अपर लेवल को, ठीक। सुपीरियर अपने सुपीरियर को मैसेज दे रहा है, वो कोई लोअर लेवल का सबऑर्डिनेट है। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैनेजर है और एक सीईओ है, ठीक। मैनेजर ने मैसेज प्रोवाइड किया सीईओ को, तो वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक। उसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। कोई डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या आएगा, दैट इज किसी सीईओ ने मैसेज प्रोवाइड किया आपके मैनेजर को, कोई और भी इसमें पोस्ट हो सकती है, तो सीईओ ने प्रोवाइड किया मैनेजर को, तो ये हुआ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद एक होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेम मतलब सेम
डेजिग्नेशन के, मतलब मैनेजर टू मैनेजर या फिर सीईओ टू सीईओ या फिर मैनेजर या फिर वर्कर टू वर्कर, वो है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक वर्टिकल में आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, अब जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ग्रे पॉइंट नहीं होता, इसमें रूमर्स नहीं होते ऑफिशियल में। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ मैसेज पता चलता है कि सोर्स किसने भेजा है, मैनेजर ने भेजा है, सीईओ ने भेजा है, तो इसमें सोर्स पता चलता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। बल्कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सोर्स पता नहीं चलता। ठीक, मतलब किसने मैसेज दिया, रूमर्स है, इसमें कोई ऑफिशियल नहीं है, किसी कहीं पर रिटर्न में नहीं है कि ये वहाँ से मैसेज आया है। ठीक, तो रूमर मतलब जिसने ये बोला, किसी को सोर्स ऑफ मैसेज इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें इनफॉर्मल में पता नहीं चलता। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, सिक्स्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, अब एक बात तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं या फिर इफेक्टिव बनाती हैं। वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। नंबर वन है परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग्स। तो नंबर वन है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है कि जो हमें एक प्रोत्साहित करे, परसुएसिव, और कन्विंसिंग मतलब जो हमें कन्विंस करे। तो उसमें ये भी तो होना चाहिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन वो है जो परसुएसिव हो, और कन्विंसिंग जो दूसरे को कन्विंस करे, मतलब कन्विंसिंग डायलॉग्स। बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का फीडबैक के लिए पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है ऑडियंस का, तो इफेक्टिवनेस वहीं से पता चलेगा, ऑडियंस से। उसके बाद है वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये कभी भी सही मोड नहीं माना जाता। वन वे ट्रांसफर मतलब ये पैसिव लर्निंग, अगर हम टीचिंग में कहें इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। सिर्फ टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन ये हमेशा गलत माना जाता है। और स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन एक रूमर्स है लेकिन उसको एक स्ट्रेटेजिक यूज कर दिया, उसको एक अच्छी तरीके से यूज कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेप वाइन तो बेकार माना जाता है, ग्रेप वाइन इनफॉर्मल है लेकिन उसको स्ट्रेटेजिक यूज, उसका एक अच्छा यूज किया। तो यहाँ पे जो थर्ड वन है वन वे ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल गलत है, मतलब नॉट अ प्रिंसिपल, इफेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, मीडिया इज ऑल्सो नोन एज। अब इसमें चार ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट और फोर्थ स्टेट। तो इन चारों को ही जानते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैं क्या। जैसे जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म होता है, वो होता है फोर्थ स्टेट। अब ये थ्री बाकी क्या है वो हम समझते हैं। सबसे नंबर वन पे आता है लेजिस्लेटिव। जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो आती है नंबर वन पे, फर्स्ट स्टेट बोलते हैं उसको। मतलब ये वो बॉडी है जो लॉ बनाती है। ठीक, उसके बाद आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है ये क्या करती है? लॉ को एग्जीक्यूट करती है, इन्फोर्स करती है लॉ को। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में क्या होता है? जुडिशरी पावर। जो जुडिशरी होता है वो होता है थर्ड। ठीक, अब इसमें क्या है? प्रोटेक्ट करता है लॉ को जुडिशरी। अब जो फोर्थ स्टेट है मीडिया, ये है फोर्थ स्टेट। मीडिया जर्नलिज्म इसमें आता है फोर्थ में। तो ये तीन चीजें भी बाकी काम आएंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, the mode of communication that involve a single source transmitting information to a large number of receivers। एक ऐसा सोर्स जो large number of audience को कवर करे simultaneously is called। so एक साथ कवर कर रहा है large viewers को या receivers को। ग्रुप कम्युनिकेशन तो सिर्फ ग्रुप तक ही हो सकता है। मास कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और ये सबसे ज़्यादा ऑडियंस कवर करता है। ठीक, अब ये दो भी समझते हैं कि है क्या। जो राइट आंसर है वो है बी। अब ये दो समझ लेते हैं है क्या। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है व्हेन अ मैन या फिर व्हेन अ पर्सन टॉक विद हिमसेल्फ या फिर टॉक विद हिज कंसाइंस, मतलब अपनी आत्मा से बात कर रहा है तो वो है इंट्रा पर्सनल। ठीक, खुद अपने आप से ही बात कर रहा है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब कोई दो पर्सन यहाँ पे बात कर रहे हो। तो लार्ज ऑडियंस करता है मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू अ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन सी थ्योरी अप्लाई हो सकती है ये बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो थ्योरीज हैं वो थ्योरीज काफ़ी किसी न किसी वे में क्लासरूम से रिपीटेड हो रही है। एक तो यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी है, वो थ्योरी भी रिपीट होती है। जीन पियाजे की थ्योरी रिपीट होती है क्योंकि कॉग्निटिव या फिर बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है उससे जुड़ी हुई है। ठीक, और एक कॉन्सेप्ट वो भी है ब्लूम टैक्सोनॉमी। और ये अगर बीएड जिसने की है ये ऑलरेडी ये चीज़ें साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक, तो उसमें ये कवर हो जाती हैं ये चीज़ें। सो यहाँ पे जो मेन जो अप्लाइड होती है क्लासरूम में वो है थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये थ्योरी दी थी वाइगोस्की ने। ठीक,
वाइगोस्की ने ये थ्योरी दी थी। अब ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, वाइगोस्की, TSKY, ठीक। तो वाइगोस्की ने, प्रोफेसर वाइगोस्की ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब उनका मतलब, उनका कहना क्या था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस हो सकता है थ्रू सोसाइटी, ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी से हो सकता है। एंड जो दूसरी बात कही, जो नॉलेज कही, जो नॉलेज वो गेन कर सकते हैं बच्चे, वो कहाँ से करेंगे, नॉलेज क्या है, एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो सकती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। और सोशल इंटरेक्शन जो है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं सोशल इंटरेक्शन में। पहले आता है टीचर, उसके बाद आता है पीयर्स, पीयर्स मतलब जो उसके फ्रेंड्स हैं वो स्टूडेंट के, और उसके बाद पेरेंट्स। ये 3 चीज़ें सोशल इंटरेक्शन माना है वाइगोस्की ने, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजी से आती रहती हैं चीज़ें, क्लासरूम से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। ब्रेकडाउन का मतलब होता है जो एक फेलियर हो गया मैसेज, या फिर जो वर्बल कम्युनिकेशन था वो उसका ब्रेकडाउन, फेलियर हो गया, उसके क्या कारण है मेनली। तो जो राइट आंसर है हम उसी पे चलते हैं, दैट इज जो डी है वो राइट आंसर है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता क्या है, एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी मतलब अगर हम एक मीनिंग में कहें, इट मीन्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब अगर हम कोई मैसेज बोल रहे हैं, उसको सीक्वेंस में नहीं बोल रहे, रैंडमली बोल रहे हैं। मतलब जो एक स्टोरी होती है या फिर मैसेज होता है, उसकी पहले स्टार्टिंग होगी, उसकी फिर मिड पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है वो आएगा। लेकिन वो क्या करता है, पहले कंक्लूजन बता दे रहा है, या फिर पहले मिड पॉइंट, फिर बाद में स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो एक रैंडमनेस है, रैंडमली कहीं से भी कुछ भी जो मैसेज है पहले वो शुरू कर रहा है, ठीक। तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी, या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, अ कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, ठीक। जिसमें ऑर्डर एक सीक्वेंस में नहीं है, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो मेन जो रीजन है ब्रेकडाउन का वो है एंट्रोपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, attitudes, actions and appearances in the context of classroom communication are considered as। तो classroom communication बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस classroom communication से। तो एटीट्यूड है, उसके बाद एक्शंस हैं, उसके बाद अपीयरेंसेस हैं। कहीं पे भी यहाँ पे कोई वर्बल स्टेटमेंट नहीं आया, ठीक। तो जो ये एटीट्यूड्स होते हैं या फिर जो जेस्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जब हम उससे हम जेस्चर्स, कई बार क्या होता है क्लासरूम में जेस्चर भी काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक। तो हम जेस्चर से अगर बच्चे को कन्विंस कर रहे हैं या फिर बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद आवर मेंटल सिचुएशन, ठीक। और कई बार ये होता है दैट इज अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या होता है, अगर ये आएगा, हमने इमोशनली बच्चों को कनेक्ट करना है क्लासरूम से, तो कौन सा मेथड करेक्ट है, तो वो क्या है, अफेक्टिव। अफेक्टिव किससे जुड़ा होता है, दैट इज फीलिंग्स, और फीलिंग किससे जुड़ा होता है, इमोशंस, ठीक। तो इमोशन बाउंडिंग अफेक्टिव। अब आपने अगर जीन पियाजे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का पढ़ा हुआ था, वो अफेक्टिव डोमेन, ठीक, एक कॉग्निटिव डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन, जो फीलिंग अपने इमोशन से जुड़े होते हैं, अफेक्टिव डोमेन। और लास्ट में आता है साइकोमोटर्स, मतलब जो फिजिकल हमारी बॉडी एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं साइकोमोटर। तो 3 करेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी। सो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, कॉग्निटिव, जो मेंटल से जुड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कम्युनिकेशन का मोड बेस्ट रहेगा। नंबर 1, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मीन्स खुद से बात करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरपर्सनल जब यहाँ पे 2 बंदे काम या फिर 2 जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉइज, ये भी नहीं होगा। ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं वो एक ग्रुप में ही होंगे, तो ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ होगा। मास मीडिया यहाँ सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑडियंस के लिए है मास मीडिया। तो कंपनी के लिए यहाँ बेस्ट रहेगा, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा ग्रुप कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज। स्पिरिट होगी आत्मा, और एंसेस्टर मतलब जो अपने बुजुर्ग हैं वो, अगर हम उनसे, बुजुर्ग नहीं मतलब जो हमारे पूर्वज हैं वो, अगर हम उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, होमवर्क, ठीक। इसको आप ग्रुप में या फिर जो कमेंट पोर्शन में इसको पोस्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। तो ABC मत करना, जो भी आपका आंसर है, ट्रांसपर्सनल है, इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल है, जो भी है वो पोस्ट कर देना, ठीक। 14th, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेनली क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, तो ये ऑडियो विजुअल भी है। तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल 2 वे कम्युनिकेशन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
और अब तो नया एक मोड भी आ गया, दैट इज़ वेबिनार। तो वेबिनार के बारे में थोड़ा क्वेश्चन स्टडी कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट पेपर के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मतलब जो एक काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, वो कहाँ से आ सकता है? नंबर 1 पैसिव अग्रेशन। पैसिव मोड कम्युनिकेशन का बिल्कुल गलत होता है, वन वे होता है, ठीक। नेक्स्ट वन एनकोडर्स पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। जो पर्सनैलिटी है एनकोडर्स की या फिर जो मैसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी, उस पर डिपेंड करता है आपका इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कि कितना इफेक्टिव रहेगा। एक्सटर्नल क्लूज, अगर कोई क्लूज दे रहा है तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगा। एनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो, तो ये भी नहीं होगा। मेनली यहाँ पे जो है एनकोडर्स, मतलब जो सेंड कर रहा है मैसेज, उसकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ठीक। तो जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, काफ़ी मोटिवेटर होते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और दूसरे मोटिवेट उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उनकी, उन्हीं से हो जाते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद अ। गुड कम्युनिकेटर है, गुड स्पीकर है, देखो आपने स्पीकर देखे होंगे, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो देखे होंगे, वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो बिगिंस कहाँ से करते हैं? तो नंबर 1, क्या वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछते हैं शुरू में ही? बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछते। नॉन सिक्वेटर, सिक्वेटर क्या होता है? सीक्वेंस में। और नॉन सिक्वेटर का मतलब है जब आपका जो बाद वाला स्टेटमेंट है पहले स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा, सीक्वेंस में नहीं है, तो वो भी गलत है। उसके बाद रिपीटेटिव फ्रेज। अब रिपीटेटिव फ्रेज क्या है? ये यहाँ पे 2 वर्ड काफ़ी यूज होते हैं, रिपीटेटिव फ्रेज और आइस ब्रेकर। जो रिपीटेटिव फ्रेज है ये क्या होता है? एक्ट ऑफ रिपीटिंग ऑफ वर्ड एंड अगेन, मतलब मोर देन वंस अगर आप कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो वो भी यूज़ होता है। कई बार क्या होता है, स्पेशली एम्फेसाइज देने के लिए जो स्पीकर वो क्या करता है, एक ही वर्ड को 2 बार या फिर उसकी ज़्यादा बार बोलता है, ठीक। मतलब इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज या फिर स्ट्रेस इन, चाहे वो राइटिंग है चाहे वो स्पीकिंग है, उस पर स्ट्रेस देने के लिए वो चीज़ बोली जाती है। और जो 4th वन है वो है आइस ब्रेकर। अब आइस ब्रेकर क्या है? आइस ब्रेकर अगर हम बात करें, इट इज़ एन एक्टिंग या फिर गेम दैट इज़ यूज्ड फॉर वेलकम एंड वार्म अप। एक ऐसी चीज़ है या फिर ऐसी एक्टिविटी है या फिर ऐसी गेम है जिसको यूज़ करता है स्पीकर वेलकम के लिए या फिर वार्म अप के लिए, वार्म अप द कन्वर्सेशन विद अमंग दी या फिर विद द पार्टिसिपेंट या फिर अमंग द पार्टिसिपेंट, चाहे वो किसी मीटिंग में है, चाहे वो ट्रेनिंग में है, चाहे वो एक ऑडिटोरियम हॉल में है। तो आइस ब्रेकर क्या है? ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, ठीक। तो ऑडियंस को वार्म अप करने के लिए या उनको वेलकम करने के लिए एक एक्टिविटी है, ठीक। तो ये क्या करती है? ऑडियंस को कनेक्ट करती है स्पीकर से। तो आइस ब्रेकर यहाँ पे करेक्ट है। 17th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा रहता है? इन चारों को हम समझते हैं वन बाय वन कि है क्या। अब नंबर 1 देखो, स्पेरियस। स्पेरियस क्या होता है? एक ऐसी, इसको हम अगर बात करें फॉल्स, स्पेरियस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में फॉल्स, झूठ। लेकिन बट सीमिंग टू अ जेन्युइन, झूठ है लेकिन हम उसको जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ अ फॉल्स बट सीमिंग टू बी जेन्युइन। झूठ है लेकिन कैसा लग रहा है? जेन्युइन की तरह लग रहा है। दूसरा है क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है? डिस्कसिंग द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ अ प्ले या फिर बुक या फिर फिल्म। जब हम डिस्कस करते हैं कुछ किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स या फिर किसी चीज़ के गुड और बैड पॉइंट, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। तीसरा है यूटिलिटेरियन। अब यूटिलिटेरियन क्या होता है? ये क्या होता है? टू बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल रेदर देन अट्रैक्टिव। यूजफुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब उसके बाद यूजफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है, अट्रैक्टिव ना भी हो तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ क्या था? स्पेरियस में झूठ था लेकिन उसको एक अट्रैक्टिव बनाया गया था, मतलब जेन्युइन लगे वो, ठीक। तो स्पेरियस तो हम यूज़ करेंगे नहीं। क्रिटिकल थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि इसमें बैड और गुड पॉइंट हम देखते हैं। यूटिलिटेरियन क्या है? यूजफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है, बट इट इज़ मे बी नॉट टू बी अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन ये यूजफुल है, प्रैक्टिकल है। एंड 4th वन इज कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंटेशनल कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और ये सबसे बैड वे भी है। अब ये क्या है? अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट विद टीचर। जब कोई बच्चा कोई फाइट करता है या फिर मतलब एक किसी चीज़ के पक्ष में विपक्ष में आर्ग्यूमेंट करता है टीचर से, तो उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशनल। तो ये सबसे इग्नोर किया जाता है टीचिंग लर्निंग मतलब स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन में, ठीक। तो जो यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो है यूटिलिटेरियन। तो इसमें क्या है? यूजफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और हाँ हो भी सकता है या नहीं भी, वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ क्लासरूम
कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय, कम्युनिकेटर्स का जो ट्रस्ट लेवल है वो किससे ज़्यादा बढ़ेगा या फिर वो निर्धारित करेगा किसी पे, ठीक। तो जो मेन इसमें अगर हम राइट आंसर पे आए वो आई कांटेक्ट, जो मेन टीचर की जो सबसे पहली चीज़ है वो आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट अगर स्टूडेंट के साथ करेक्ट है या फिर आई कांटेक्ट टीचर का स्टूडेंट के साथ प्रॉपर है तो यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक। और आई कांटेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो एक एक बिलीव्स के हैं या फिर एक ट्रस्ट लेवल के स्टूडेंट और टीचर के बीच में डेवलप करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर कंप्लीट व्हेन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब, ये भी आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर क्या है ये भी पोस्ट कर देना। लास्ट में यही पूछ रहा है जो हमने सीक्वेंस किया था उसी का पूछ रहा है ये कि लास्ट प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट कब होगा कम्युनिकेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स हो गए, तो वो क्या होता है एक जनरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड टू, देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे और हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, तो इन चारों को ही समझेंगे हम, ये हैं क्या चार कॉन्सेप्ट, तो ये नेक्स्ट टाइम भी आपके ये काम आएंगे ही आएंगी। तो नंबर 1 है कोरिजन, कोरिजन क्या होता है एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं बच्चे को फोर्स करते हैं, फोर्सिंग द स्टूडेंट टू डू समथिंग, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं फोर्सिंग द स्टूडेंट टू डू समथिंग, इसको जोर जबरदस्ती हम कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद सबमिशन, अब सबमिशन क्या होता है जब भी कोई भी एक्शन या फिर कोई भी वर्क या फिर कोई भी प्लान या फिर डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स को दिया हुआ है कंप्लीट करने के लिए एंड स्टूडेंट ओबे टू द टीचर, और किस स्टूडेंट ओबीडियंट है और काम प्रॉपर करता है, ठीक, कहना मानता है टीचर का, उसको बोलते हैं सबमिशन। उसके बाद है कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल आपने पढ़ा है कन्फ्रंटेशनल, तो ये यूज़ हम नहीं करते, सबसे इग्नोर करते हैं। इसमें क्या होता है आर्ग्यूमेंट, जो टीचर के साथ जो स्टूडेंट है वो आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक। तो आर्ग्यूमेंटेशन मतलब आर्ग्यूमेंट है ये हम यूज़ नहीं करते, आर्ग्यूमेंट है या फिर फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट। जो फोर्थ वन है वो है परसुएशन, परसुएशन क्या होता है एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हमें क्या करती है प्रोत्साहित करती है, मतलब प्रोसेस जिसका मेन एम होता है एनहेंसिंग अ पर्सनैलिटी या फिर एटीट्यूड या फिर बिहेवियर टुवर्ड सम इवेंट या फिर टुवर्ड सम आइडियाज़। तो इसमें मेनली क्या है एक कोई भी मैसेज से या फिर चाहे वो टीचर के वर्बल मैसेज से या फिर जो नॉन वर्बल मैसेज है जेस्चर है चाहे वर्बल है चाहे राइटिंग में कुछ लिखा है टीचर ने, वो क्या करती है बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है या बच्चे का एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करती है, तो उसको बोलते हैं परसुएशन। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ये काफ़ी टाइम यूज हुआ है परसुएशन, ठीक, तो इसको आप कैरी करके चलना, परसुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो करेक्ट आंसर है फोर्थ। ओके 22, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर से भी कई बार ये क्वेश्चन आता ही है। बैरियर्स आपने ये समझना है कम्युनिकेशन में बाधा कौन सी चीज़ डालेगा, तो नंबर 1 है यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शंस एंड डिफेंसिव एटीट्यूड, तो अगर ये भी करेंगे आप सिंपल वर्ड्स कूल रिएक्शन तो ये भी तब भी ठीक है। उसके बाद डायलॉग्स, कम्युनिकेशन में डायलॉग्स हैं, समरी है, सेल्फ रिव्यू है तब भी ठीक है। थर्ड वन है मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशंस, तो इसमें क्या है मोरलाइजिंग, मोरलाइजिंग एक वर्ड है जिसमें इसका मतलब क्या होता है आप दूसरों को सिखा रहे हैं, मतलब टू टेल अदर्स पीपल्स व्हाट दे राइट और रॉन्ग वे टू बिहेव, मतलब हम दूसरों को सिखा रहे हैं, ठीक। तो इसमें मोरलाइजिंग जो वर्ड है ये काफ़ी दूसरों को हम सिखा रहे हैं यहाँ पे कि क्या अच्छा है क्या बुरा, मतलब वही बात होगी दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, मतलब खुद को जय करें, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग किसी को गाइड नहीं कर सकते मतलब या फिर या किसी को नहीं कह सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है कम्युनिकेशन में। और बीइंग जजमेंटल या फिर जो जज करना किसी को, ठीक, इन्फॉर्मेशन के थ्रू जज करना किसी को, वो भी मैसेज यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन या फिर वो भी इफेक्टिव वे नहीं है। उसके बाद कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, कंसोलेशन एक अगर हम बात करें कंसोलेशन क्या होता है जब भी एक हम क्या देते हैं उसको दिलासा देते हैं या फिर सांत्वना देते हैं, ठीक। तो जो थर्ड वन है ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट इतना नहीं है। और फोर्थ वन भी है पर्सनल स्टेटमेंट, आई कॉन्टैक्ट, सिंपल नरेशन, अगर ये भी हो तब भी ठीक है। तो जो थर्ड वन है यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के बीच में मेन बैरियर है जो कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन या फिर फेल करता है। ओके अब करते हैं असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एक स्टेटमेंट है, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी अ फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फास्ट भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। और दूसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो
जो फास्ट होता है वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फास्ट है। अब इनफॉर्मल क्या है? ऐसी चीज़ जो कहीं सोर्स नहीं है, जिसका कुछ किसने भेजा मैसेज वो कुछ नहीं पता, लेकिन ये रूमर है, बहुत तेज़ी से फैलता है, वो कहीं रिटर्न नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसने लिखा ये कुछ नहीं पता, जो कह दी है लेकिन वो रूमर की तरह फैल रही है, ग्रेप वाइन जिसको हम बोलते हैं। तो वो फास्ट और फ्लेक्सिबल है, काफ़ी फास्ट तरीके से वो फैलती है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट असर्शन तो यहाँ पे रॉन्ग है, तो करेक्ट वाले दो स्टेटमेंट तो कम हो जाएंगे। तो ए इज़ करेक्ट, ये भी कम हो गया, तो ए इज़ फॉल्स। और जो सेकंड है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमेटिक ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्डरली फ्लो करता है। ठीक, अपवर्ड फ्लो है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो सिस्टमेटिक फ्लो और उसका सोर्स भी पता लगता है कि किसने भेजा है मैसेज। क्वेश्चन नंबर 24, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में अगर कम्युनिकेशन जो होता है वो एक नेचुरल कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। दूसरा इसका रीजन है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी क्लासरूम में जब यहाँ पे कम्युनिकेशन मैंने जो कम्युनिकेटर को एक अच्छी नॉलेज होगी कम्युनिकेशन प्रोसेस की भी। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी। नेचुरल एबिलिटीज नहीं होती, टीचर को क्या है वो एक्सपर्टाइज हासिल करनी होती है या फिर उसको एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है। वो क्लासरूम नेचुरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि उसको क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है या फिर उसमें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, तब इफेक्टिव होती है। ठीक, तो अगेन इसमें भी क्या है, असर्शन फॉल्स और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। अगेन क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन से और वही है सीक्वेंस। ठीक, तो ये भी आपको होमवर्क है, तो 3 क्वेश्चन है टोटल होमवर्क के लिए। तो ये भी इसमें एक सीक्वेंस देख लेना, काफ़ी इजी है कि फर्स्ट में क्या सीक्वेंस होगा और लास्ट में क्या सीक्वेंस होगा। ठीक, मतलब नॉलेज पहले आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इवेल्युएशन आएगा या फिर अवेयरनेस आएगा। वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी रिपीट हो रही हैं इस टाइप की। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इसको कमेंट में पोस्ट कर देना क्या है आंसर्स। चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी विद डिटेल्ड एनालिसिस। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।